Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing good. This is Dr. Sadia Malik from English Department, Bahauddin Zikri University, Multan. Okay. So the very first topic which we are going to start today is what is language. In this channel, I am going to upload different videos, presentations, and teaching material related to language, linguistics, and language teaching. So the very first presentation is what is language basically. Zaban क्या है? So before moving on, we need to understand that कि language जो है वो कोई single dimensional phenomenon नहीं है. It has different definitions, it has different characteristics or design features, it performs certain functions, and at the same time we can compare human language with the animal communication. So ये चार जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इन चारों एलिमेंट्स की बेस पर मैंने व्हाट इज लैंग्वेज को चार डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है. इस पहले सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे और बाकी चीज़ें फिर आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस में आपको वीडियोस में मिल जाएंगी. सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के नेम्स नज़र आ रहे हैं. दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड अकॉर्डिंग टू द गूगल रिकॉर्ड, बिकॉज यू नो कि गूगल अब बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो हम गूगल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल फॉर्म में मिल रही होती है आपको. यहाँ पर आप देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त मोर देन 7,100 लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन एंड रिटन, जो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद हैं, या लिखी भी मौजूद हैं, या बोली भी मौजूद हैं, या बोली जा रही हैं, या बोली जाती हैं. इन हज़ारों लैंग्वेजेस को अगर हम लिंग्विस्टिक्स के थ्रू जब स्टडी करते हैं तो हमें हर ज़बान को अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर ज़बान बेसिकली कुछ चीज़ें अपने अंदर सिमिलर फॉर्म में रखती है, और वही चीज़ ज़बान को एक यूनिवर्सल एलिमेंट जो है वो अदा करती है. तमाम ज़बानें, उनके डिज़ाइन फीचर सेम होते हैं, तमाम ज़बानों के फंक्शन सेम होते हैं, तमाम ज़बानों के जब हम उसको एनिमल लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के फॉर्म के तौर पर एग्जैक्टली सेम तरीके से रियलाइज होगी. सो when we are going to start what is language, so we need to understand कि language is an intricate phenomenon that defies simple definition. यानी हम एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ये एक बहुत उलझा हुआ फिनोमिनन है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और ये कोई आज का या लेटेस्ट फिनोमिनन भी नहीं है. Since ancient times, human beings are trying to understand what is language, how it is working, and what are different dimensions of this social phenomenon. इसके अंदर जो की क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं वो क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज, जबान है क्या, एंड हाउ डज कम्युनिकेशन अनफोल्ड, कम्युनिकेशन कैसे वजूद पजीर होती है, लोग एक दूसरे से रब्ता कैसे रखते हैं, बात कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो कि जबान के थ्रू हम या लैंग्वेज के थ्रू हम जो है वो कर रहे होते हैं. जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं, philosophers and linguists explore language complexities including features of human languages, processes of speaking and listening, and different developmental stages, कि इंसानी ज़बानों के मुख्तलिफ फीचर्स क्या हैं. What are different processes of speaking and listening, जब हम बोलते हैं, जब लैंग्वेज सुन रहे हैं तो उस वक्त क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हो रहे हैं. बोलने वाले के ब्रेन में भी हो रहे होते हैं, सुनने वाले के ब्रेन में भी हो रहे होते हैं. उसी तरह से हम अपने इर्द गिर्द मौजूद एयर को या इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं थ्रू आवर स्पीकिंग. और डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें ये बताती हैं कि हम लैंग्वेज एक्वायर कैसे करते हैं, लैंग्वेज हासिल कैसे करते हैं, लैंग्वेज सीखते कैसे हैं, अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने वालदैन से. तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज के अंडर आ जाती हैं. ये बहुत मेन क्वेश्चन हैं, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और वीडियोज़ में पढ़ेंगे. जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज के हवाले से फंडामेंटल क्वेश्चन भी समझा जाता है, इज लैंग्वेज इन्नेट और लर्न. इन्नेट का मतलब क्या होता है कि जिबिलत के लिहाज से, यानी जो आपको पैदाइशी मिला है. क्या ज़बान हमें पैदाइशी तौर पर दे दी गई है, या हम ज़बान सीखते हैं अपने माशरे से, या फिर लोगों से, या सोसाइटी के अंदर जिसमें हम रहते हैं. कुछ ज़ाहिर है हर तरह के लिंग्विस्ट एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, एंड दे मे रिप्रेजेंट आंसर दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे. हम आगे जब साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी पढ़ेंगे और चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे. अब before moving on to the definitions of language, we need to understand कि what is communication.
अब आमतौर पर यह भी समझा जाता है कि कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज आर द सेम थिंग्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब रो एंड लेवाइन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, रो एंड लेवाइन इन 2016, ये रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ, बुक्स है मुख्तलिफ जहाँ से मैंने ये डेफिनेशंस भी ली हैं और अपना सोर्स भी लिया है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, आप जब भी कोई बात कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो थ्योरी है, ये जो बात है, इसको आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से कैसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, रो एंड लेवाइन से मैंने रेफरेंस लिया है। वो कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ बिहेवियर। कम्युनिकेशन इज अ बिहेवियर, एक रवैया है जो कि हमारे सामने आता है, दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कम्युनिकेशन के जरिए से हम एक तो क्या करते हैं, पहली चीज, हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। कोई भी मालूमात है, कोई भी बात है, हम दूसरों को तक पहुंचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरों का बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ये कहती हूँ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोलना, मैंने एक ऑर्डर दिया है किसी को, या मैंने एक इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरे बंदे को कन्वे की है, उसकी वजह से अगर वो कहता है कि मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, और वो जाके वो लफ्ज़ों में का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देता है जाके, तो उसका बिहेवियर इफेक्ट हुआ है मेरी कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर वो नहीं खोलता तो भी वो, इसका मतलब ये है कि वो मेरी उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो रिटेलिएट कर रहा है। दोनों सूरतों में अगर वो जो आपका कम्युनिकेशन पार्टनर है, या जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो अफेक्ट हो रहा है उससे या नहीं हो रहा, दोनों सूरतों में कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हो रही होती है। So, when an organism or machine communicates, it sends messages about itself or its environment. The result of communication is change. रो एंड लेवाइन इसको फर्दर किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या मशीन, इवन आप ये देखिए कि आपके सामने मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, ये भी आपको मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं या जब आप कोई फाइल बंद करने लगते हैं, तो वो आपको एक मैसेज कम्युनिकेट करता है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। और अगर आप यस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ चेंज कर दी है। अगर आप उसको सेव नहीं करना चाहते तो डू नॉट सेव का आप ऑप्शन यूज़ करते हैं या आप उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हर वक्त आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कोई ना कोई चेंज ला रहे हैं, कोई तब्दीली ला रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, या अपने बारे में कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं जो दूसरों तक पहुंच रहा है। For communication to occur, a receiver must perceive the sender's message. This message may convey information about the sender's internal state, like fear, hunger, or sexual readiness, or about an external situation, such as the presence of a predator. जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग या दो ऑर्गेनिजम्स होना ज़रूरी है। और जब भी आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो आप क्या मैसेज या क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। आपकी कोई जहनी हालत भी हो सकती है, कोई फिजिकल हालत भी हो सकती है, आपको भूख लगी है, आपने खाना चाहिए आपको, आप जो है कोई बाहरी जहर, आप कहते हैं बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन भी हो सकती है, कोई आपकी जहनी कैफियत भी हो सकती है। दिन में हम हजारों लाखों दफ़ा चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं और सम टाइम लैंग्वेज यूज़ किए बगैर भी कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो लफ्ज़ों की मोहताज भी नहीं है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ आपके जो इंटरलोक्यूटर है या जो आपका पार्टनर है या जिस साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ज़रूरी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने मौजूद हो। जब आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं या जब आप एक कमरे में हैं और आप दूसरे बंदे को आवाज़ लगा रहे हैं, तब भी आप उसके साथ बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। The message is encoded in a particular form. For example, fireflies use specific patterns of flashes as their code. Humans use a highly complex code called language, which consists of numerous distinct words and rules for combining them. ये जो मैसेज है ह्यूमंस जब हम यूज़ करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए जो मैसेज है, उसको मैसेज को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्म इख्तियार की जाएगी और वो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मंकीज की जो साउंड्स हैं, जो काउस की साउंड्स हैं, जो हनी बी की बज है,
वो सब कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रही है। जो फायर फ्लाइज हैं जिनको हम जुगनू कहते हैं, ये फ्लैश करते हैं, लाइट छोड़ते हैं, वो लाइट ही उनका एक कोड होता है। उसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन उस आवाज की बजाय उनकी वो जो रोशनी की पैटर्न है वो एक कोड के तौर पर काम करता है। जबकि जब आप इंसानों को देखते हैं तो इंसान जब अपना कोड यूज करते हैं उसको लैंग्वेज कहा जाता है, which consists of a numerous distinct words and rules for combining them। ये लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लफ्ज होंगे और वो लफ्ज किसी रूल्स के तहत कंबाइन होकर एक लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो हमने देखा कि असल चीज कम्युनिकेशन है और उस कम्युनिकेशन को हम एक मीडियम के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं या पहुंचा रहे होते हैं। और वो मीडियम इंसानों के लिए लैंग्वेजेस है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो उनकी स्पीशीज के अकॉर्डिंगली उसका एक मैसेज हो सकता है। Okay, so we come to a conclusion that language and communication are not interchangeable। यानी हम ये नहीं कह सकते कि communication and language they are same। हम communication का word हटा के language लिखते हैं और language का word हटा के communication लिखते हैं। Communication is a broad concept that encompasses all organisms। हर तरह के जानदार, हर तरह की स्पीशीज के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है। उनके कोड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड इज अ मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट सेंस। लिंग्विस्ट रिगार्ड लैंग्वेज इज अ यूनिकली ह्यूमन ability to create and comprehend precise meaningful expressions called utterances। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं लेकिन आई जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट इन द सेम वे। ओके, सो लिंग्विस्ट्स जो हैं, आप भी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लिंग्विस्ट जो है वो लैंग्वेज को एक ह्यूमन एबिलिटी समझते हैं। जब हम एनिमल कम्युनिकेशन के साथ इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ह्यूमन की इंसानों के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू बहुत ही क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। प्रिसाइज मीन मुख्तसर, मुख्तसर लफ्जों में भी आप यस नो कह के भी आप अपनी बात पूरी कर देते हैं। समटाइम यस नो भी नहीं कर रहे होते, आंख का इशारा कर देते हैं या हाथ का इशारा कर देते हैं, तब भी आप अपना मीनिंग कम्युनिकेट कर देते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यानी जिसका कोई ना कोई मीनिंग है और उनको हम अटरेंसेस कहते हैं, वो वजूद में आ जाते हैं। सो अगर हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन देखें तो हम तीन डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। एक स्पीच है, यानी हम बोल के करते हैं, राइटिंग है, और नॉन वर्बल है, यानी हम या तो बोल के करेंगे या लिख के करेंगे। और तीसरा तरीका क्या होगा कि हम नॉन वर्बल तरीकों से करेंगे, ना हम बोलेंगे ना हम लिखेंगे, लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा उठने बैठने का स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारे हेयर स्टाइल, हमारा रूम, हमारे फर्नीचर्स, इन्वायरमेंट, इस तरह की चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि उससे भी एक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है। और मीनिंग ऑफ ह्यूमन मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन में अगर आप ये देखिए तो स्पीच के लिए हमारे पास स्पीच और राइटिंग दोनों ही क्या करते हैं कि सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं। उसमें हम सिंबल्स रिटन भी हो सकते हैं और स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं। और वोकल्स होते हैं यानी हम आवाजें निकालते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि हम सोचते हैं, वॉचिंग, फीलिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये तीसरी तीनों चीजें जो हैं ये हमारी जो लास्ट थर्ड पॉइंट है ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब हम अगर डेफिनेशंस देखें तो हमें हर डेफिनेशन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज, एंड एट द सेम टाइम यही जो कीवर्ड्स हैं ये लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करते हैं। ओके, अगर इस डेफिनेशन में देखें दैट इज गिवन बाय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिंबल्स by means of which human beings as member of a social group and participants in its culture communicate। इसमें आप देखिए कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है, यानी लैंग्वेज कोई रैंडम चीज नहीं है। ठीक है, सिस्टम से मुराद इसके इसका एक स्ट्रक्चर है, एक तरीके के साथ हमें इसे चलाना है, यानी हम इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और वो सिस्टम किस चीज पर खड़ा हुआ है?
स्पोकन और रिटन सिंबल, कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ साउंड्स हैं जो कि हर लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। वो अल्फाबेट्स हमें लिखने में हेल्प करते हैं और वो साउंड्स प्रोड्यूस करके हम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हर लैंग्वेज के अपने स्पोकन सिंबल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने रिटन सिंबल्स होते हैं, और यही रिटन और स्पोकन सिंबल्स किसी भी लैंग्वेज की कन्वेंशन बन जाते हैं, उसकी रिवायत बन जाते हैं। और इन सिंबल्स को यूज करके हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन इट्स कल्चर कम्युनिकेट। हम इंसान एक सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं और उस कल्चर के अंदर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू आर लैंग्वेज। अगर हमारे पास वो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस सोसाइटी के अंदर, उस कल्चर के अंदर कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। Second definition is language is a symbol system based on a pure or arbitrary conventions, infinitely extendable and modifiable according to changing needs and conditions of speakers. अब आप ये देखिए कि जो पिछली डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन उसी के ही कुछ एलिमेंट्स यूज कर रही है कि लैंग्वेज इज अ सिंबल सिस्टम। अब हम ये पीछे पढ़ा है कि सिंबल सिस्टम क्या है। सिंबल सिस्टम यानी जो कि स्पोकन और रिटन सिंबल हो सकते थे, यानी जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं। लेकिन ये जो सिंबल सिस्टम है ये किस चीज पर बेस कर रहा है? नई चीज जो इस डेफिनेशन में एग्जिस्ट कर रही है वो है इसका प्योर या आर्बिट्रेरी होना। प्योर रिलेशनशिप यानी जब भी हम कोई लफ्ज बोलते हैं, अगर तो उसका उस जो हम मीनिंग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ये लफ्ज उस वर्ड को, ये लफ्ज जो है ये उस मीनिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन अगर उसके साथ उसका लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड का और जो मीनिंग हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप को फिर हम आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप कहते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छी तरह डिटेल में। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि प्योर और आर्बिट्रेरी में क्या फर्क होता है। एक मिसाल देती हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में हम कहते हैं कि दरख्त, या हम कहें कि कोई भी चीज है, जैसे किताब है, किताब धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अब ये जो धड़ाम है ये एक्चुअली एक लफ्ज है जो मैंने इस्तेमाल किया है। ये धड़ाम किसी आवाज को के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। जब आप इन दोनों चीजों को रिलेट करते हैं तो यहाँ आपको नजर आएगा कि एक लफ्ज और जिस चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप या लिंक मौजूद है। ऐसे रिलेशनशिप को हम प्योर रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन आर्बिट्ररी रिलेशनशिप, अब आप ये देखिए कि हम एक मेज की मिसाल लेते हैं। एक मेज है, उर्दू में हम उसको मेज कहते हैं और इंग्लिश में उसको टेबल कहते हैं। किसी और जबान में जाहिर है कुछ और कहते होंगे। तो हर जबान में चीज एक ही है लेकिन उसका नाम बदल रहा है। और वो क्यों बदल रहा है? क्या कोई लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से हम उर्दू में कहें कि इसका नाम मेज है और इंग्लिश में इसका नाम टेबल है? कोई लॉजिकल रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बस लोगों ने एक जबान में एक चीज का नाम रख दिया, दूसरी जबान में लोगों ने उसी चीज का नाम कुछ और रख दिया। चीज एक ही थी लेकिन जबान से जैसे जैसे जबान चेंज होती जाती है उसका नाम बदलता चला जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम फिर आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप कहते हैं। यानी जो सिंबल सिस्टम्स हैं, रिटन और स्पोकन सिंबल्स, वो जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे वो दो तरह की रिलेशनशिप उन लफ्जों के बीच में और इन चीजों के बीच में हो सकती है। या तो वो प्योर हो सकती है या फिर वो आर्बिट्रेरी हो सकती है। थर्ड थिंग इन दिस डेफिनेशन इज कि लैंग्वेज के जो सिंबल सिस्टम होता है ये इन्फिनिटली एक्सटेंडेबल है। जितना चाहे हम इसको बढ़ा सकते हैं, लामहदूद है ये। आप देखिए कि आप उर्दू जबान की हिस्ट्री को ट्रेस करें, इंग्लिश जबान की हिस्ट्री को ट्रेस करें, हर जबान की आप हिस्ट्री देखिए तो आपको वो जबान हर दौर में, हर सदी में, हर 10-15 साल बाद वो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी। आप पोइट्री पढ़ेंगे, आप उर्दू की शायरी पढ़ लें, आप अगर गालिब की शायरी पढ़ें, उससे पुरानी शायरी पढ़ें, तो आपको उस जमाने की उर्दू और आज के जमाने की उर्दू में आपको बहुत तब्दीलियां नजर आएंगी। ये जो तब्दीलियां हैं उससे क्या पता चलता है हमें कि वक्त के साथ साथ लैंग्वेजेस एक्सटेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं। शुरू में शायद चंद एक लैंग्वेजेस थी। जब आप लैंग्वेज फैमिलीज पढ़ेंगे हम आगे जाकर तो आप देखेंगे कि एक जबान से दो जबानें, दो जबानें से 10, 10 से आगे 20 और 20 से आगे 40, 50, किस तरह से पेरेंट लैंग्वेज है और उसके नीचे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो पूरे खानदान रखती हैं अपने, तो वहां पर एक्सटेंड हो सकती हैं। और उसके साथ साथ
वो मॉडिफाई भी होती हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर्स। मॉडिफाई का मतलब उन्हें तब्दील कर सकते हैं। आज से 50-60 साल पहले कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके बारे में कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने अपनी चेंज अपनी नीड्स के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक नए नए वर्ड्स ईजाद किए हैं, लैंग्वेज के अंदर एडिशंस किए हैं। आज से पहले उर्दू और अंग्रेजी को या कोई भी ज़बान आपस में आप मिक्स इतना ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे पास सोसाइटी के अंदर इस तरह की लैंग्वेज यूजेज है कि आप देखेंगे कि लैंग्वेज मिक्स हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक लैंग्वेज अ लिविंग फिनोमिनन। ज़बान एक जिंदा चीज़ है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, जैसे एक दरख्त बड़ा होता है, जैसे इंसान बड़ा होता है, मुख्तलिफ कंडीशन से गुजरता है, मेच्योर होता है, तो लैंग्वेजेस भी इस तरह से पैदा भी होती हैं, मरती भी हैं, बड़ी भी हो जाती हैं, और यही चीज़ें उसको एक्सटेंडेबल और मॉडिफाइबल फिनोमिनन बनाती हैं। लेकिन ये सब क्यों होगा? जब लोगों को ज़रूरत होगी, लोग ही इसको चेंज करेंगे। जो स्पीकर और ज़बान के बोलने वाले हैं वो उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो कर देंगे। इफ यू लुक एट द थर्ड डेफिनेशन, एक्सक्यूज मी, लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन। सैपर ने ये डेफिनेशन दी है 1921 में। मैं साथ साथ रेफरेंसेस भी मैंने ऐड किए हुए हैं ताकि आपके लिए इन डेफिनेशंस को याद करना, उसको समझना भी आसान हो। सिर्फ रट्टा नहीं लगा लेना कि डेफिनेशंस हम याद कर लें, आप डेफिनेशंस को समझिए। और उस क्योंकि जब आप एग्जाम में देते हैं समटाइम आपको कोई डेफिनेशन आ जाती है और उसके हिसाब से पूछ लिया जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, तो अगर आप उसके की वर्ड्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको वो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने में भी प्रॉब्लम होगी। सो सैपर ने 1921 में क्या डेफिनेशन दी थी कि लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज। ठीक है, लैंग्वेज जो है, अब आप देखिए पहले हम बात करके आए हैं डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये सिर्फ लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमंस यूज करते हैं। जानवर कम्युनिकेट करते हैं, इंसेक्ट्स भी कम्युनिकेट करते हैं, बर्ड्स भी कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट हर स्पीशी करेगी, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज से बहुत मुख्तलिफ है। सो लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मैथड। यहाँ पर एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, नॉन इंस्टिंक्टिव मैथड। इंस्टिंक्टिव मैथड क्या होता है? इंस्टिंक्ट आपकी जिबिलत को कहते हैं, जो आप पैदाइशी तौर पर अपने साथ लेकर आते हैं। जब एक बिल्ली पैदा होगी, एक कुत्ता पैदा होगा, एक बकरी पैदा होगी, तो उसको उसके माँ बाप की जरूरत नहीं है, उसको उसके सोसाइटी की जरूरत नहीं है कि वो लैंग्वेज सिखाए। वो पैदा होते ही म्याऊं 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 करना शुरू कर देगी। कुत्ता पैदा होते ही भौ भौ करना शुरू कर देगा। चिड़िया पैदा होते ही जो है वो चूं चूं करना शुरू कर देगी। उनके लिए लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव है, पैदाइशी तौर पर उनको दे दी गई है। लेकिन एक इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही आई वी यू मामा बाबा नहीं करना शुरू कर देता। वो रोता है सिर्फ, उसके पास वाहिद आवाज है उसके पास, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ वो रोने के लिए कर सकता है। वो 4, 5, 6 महीने का होता है, उस वक्त उसके मुंह से मुख्तलिफ साउंड्स निकलना शुरू होती हैं, और वो भी उस वक्त होती हैं जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सुन रहा होता है और उसका ब्रेन उस चीज को प्रोसेस कर रहा होता है। एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि और 1-1.5 साल का होता है तो उस वक्त वो लफ्ज और जुमले बनाना सीखता है। तो ये जो लफ्ज और जुमले बनाने का उसका अमल है, ये इस चीज को जाहिर करता है कि उसने लैंग्वेज अपनी सोसाइटी से सीखी है। वो बोलने की सलाहियत सिर्फ पैदाइशी तौर पर अपने साथ लेकर आया है, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, वो कौन से लफ्ज बोलेगा, ये सोसाइटी जिसमें वो ग्रो करेगा वही डिटरमिन करेगी। तो ये इससे पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो एक नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है, और उसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेसिकली फंक्शंस की बात हो रही है कि लैंग्वेज फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, कि लैंग्वेज हमें हेल्प कर रही होती है कि हम अपने आइडियाज़, इमोशंस और डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करें बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। अगेन सिस्टम आ गया, और वही वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल है, जो यानी वॉलंटरली जो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, और ये वही वॉलंटरली यानी जो हम लिख रहे हैं या हम बोल रहे हैं। तो ये इस डेफिनेशन में वही पिछली बात है जो कि पहली दोनों डेफिनेशंस में थी। नई बात क्या है कि ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है, लेकिन ये ह्यूमन फिनोमिनन नॉन इंस्टिंक्टिव है, और इसके जरिए से हम अपने आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। If you look at definition number 4 that is given by Hall in 1969,
Language is the institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbol. यहाँ पर अब अभी देखिए इस डेफिनेशन में नई चीज क्या है कि लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, क्योंकि लैंग्वेज पूरी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है. सोसाइटी लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज एक कॉर्नर स्टोन है, एक पिलर है सोसाइटी का. अगर सब लोगों की लैंग्वेज खत्म हो जाए तो सोसाइटी सरवाइव नहीं कर पाएगी. कर शायद ले, लेकिन ये है कि उस तरह की उसकी फंक्शनिंग नहीं होगी शायद. जैसे आप कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, अगर आप उसकी लैंग्वेज हटा दें तो कंप्यूटर तो काम करना ही छोड़ देगा. जब तक आप उसकी कोडिंग नहीं करते, वो कोडिंग उसके अंदर एक लैंग्वेज फीड हो गई है और वो उसकी बेस पर उसका सिस्टम चलता रहता है. तो ह्यूमंस के अंदर भी वो कोड फीड हो गया है. तो वो कोड जब फीड हो जाता है तो वो सब ह्यूमन बींग्स का मिलकर एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है. और उसी की बेस पर फिर हम देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर क्या चीज जो बोली जाने वाली है वो ठीक है या फिर नहीं है. इसी इंस्टीट्यूशंस के जरिए से ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर बाय मींस ऑफ हैबिचुअली यूज्ड. ऊपर वॉलंटरली का वर्ड था, नीचे हैबिचुअली यूज्ड है, यानी हमें आदत हुई भी होती है. बचपन से हम देखेंगे बोल बोल के, अब आप गैर इरादी तौर पर अनकॉन्शियसली बोल रहे होते हैं. आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन किस तरह से मैसेज फॉर्मुलेट कर रहा है. आप सुन रहे हैं चीज को, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को आदत है वो रिस्पॉन्स. आप कोई चीज सुन रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन है, लेक्चर है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इस चीज का आदी हो चुका होता है कि वो उन आर्बिट्ररी सिंबल्स को, यानी उन रिटन और स्पोकन लैंग्वेज के सिंबल्स को या तो लफ्जों की शक्ल दे रहा होगा या उसको सुन के उसको प्रोसेस कर रहा होगा. So, if you look at the definition number 5 कि चॉम्स्की ने दिया 1957 में, इस डेफिनेशन में हमें पता चलता है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस. ठीक है, ये जो सेट है ये फाइनाइट भी हो सकता है यानी महदूद हो सकता है, और इन्फिनिट भी हो सकता है यानी लामहदूद भी हो सकता है. सो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, एक लफ्जों का मजमुआ है, जुमलों का, सॉरी नॉट लफ्ज. अब पिछले डेफिनेशंस में आप देखिए वहां पे सिंबल्स की बात हो रही थी कि वो लफ्ज थे, साउंड्स थी रिटन या स्पोकन फॉर्म में. चॉम्स्की इसको एक्सटेंड करता है कि जबान लफ्जों से बढ़ के जुमलों से मिलकर बनती है, और सेट है सेंटेंसेस का ईच इन्फिनिट इन लेंथ, यानी वो जो जुमले हैं वो इन्फिनिट हो सकते हैं, लामहदूद हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई ईट माई लंच, अब इसको मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आई ईट माई लंच एट 2 PM. इसको मैं मजीद बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी कि आई ईट माई लंच एट 2 PM विद माई चिल्ड्रन. तो जैसे जैसे आप उस लैंग्वेज को बढ़ाते जाएंगे, ये एक बड़ी गेम भी होती है या क्लासेस में या टीचर्स जब लैंग्वेज गेम्स करवाते हैं तो उसमें एक पेपर के ऊपर एक या दो छोटा सा जुमला एक लिख दिया जाता है और वो सब उसको पास ऑन करते हैं, स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, एक स्टूडेंट दूसरे को, और हर दफा उसने कोई नई चीज ऐड करनी है. तो उससे आप ये देखिए कि वो जुमला बड़ा होता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता. तो उससे क्या हमें पता चलता है कि लैंग्वेज के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, लामहदूद बनाते जाते हैं उसको, एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन जुमले तो हम जितने मर्जी बना लें, लेकिन वो जुमले बहुत थोड़े से सेट ऑफ एलिमेंट्स से बनेंगे. अब ये फाइनाइट सेट क्या है, अब ये देखते हैं कि हम हर जबान में आपके पास नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स वेरी करते हैं, हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे पास कंजंक्शंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच यूजुअली 8 होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं. ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसी तरह से साउंड्स को अगर हम देखें तो साउंड्स भी हमारे पास लिमिटेड हैं. अल्फाबेट्स को अगर आप देखें तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स एग्जिस्ट करते हैं, साउंड्स इंग्लिश की 44 होती हैं. जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंग्लिश की वैरायटी एग्जिस्ट करती है. तो ये सिर्फ 26 साउंड्स हैं, 26 लेटर्स हैं या 44 साउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, महदूद हैं. लेकिन इससे जो लैंग्वेज बनती है, इसी तरह से आप ये देखिए आपके पास टेंसेज हैं वो सिर्फ 12 हैं जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं. इसी तरह से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 8 हैं. लेकिन इन महदूद एलिमेंट्स से, इन फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट से जो लैंग्वेज हम क्रिएट करते हैं वो इनफिनिट होती है, वो लामहदूद है. आप डिक्शनरीज की डिक्शनरीज भर देते हैं,
आप देखिए कि अब जितनी मर्जी जुमले, लैंग्वेज सदियों से बोली जा रही है लैंग्वेज, लेकिन वो उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुनियाद पर खड़ी है, और हर जबान के अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कम या ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वही ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वही टाइम है, वही टेंस है, उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। सदियों से हर जबान के अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेस पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इन्फिनिट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली चॉम्स्की जो हाईलाइट कर रहे हैं वो इन्फिनिटनेस ऑफ द लैंग्वेज है। हेनरी स्वीट ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है? ही सेड कि लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स। ये रिलेटिवली आसान डेफिनेशन है। इसमें आप ये देखिए कि लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है, यानी हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स। हेनरी स्वीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज स्टडीज में, हम इसको स्टडी भी करेंगे अच्छी तरह से। तो इन्होंने पहली दफा स्पीच साउंड्स की बात की थी। तो इन्होंने कहा था कि हम स्पीच साउंड्स बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को क्रिएट करने के लिए, और वो लफ्ज आगे फिर बढ़कर हमारे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जो है वो बन जाते हैं। If you look at this definition, the language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates। अब आप ये देखिए पिछली 6 definitions के बहुत सारे keywords इसके अंदर आ रहे हैं। Language is a system, हम पढ़ चुके हैं पहले। Language is a system of arbitrary vocal symbols, ओके, आर्बिट्रेरीनेस हम पीछे देख आए हैं। वोकल सिंबल यानी जो हम बोलते हैं, ये सब चीजें यानी हम पीछे देख आए हैं। बाय मींस ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। अब आप देखिए हमने पहले बात की थी कि लैंग्वेज के अंदर स्पीकर्स जो हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को यूज करते हैं, और लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर भी उस डेफिनेशन में वही चीज हाईलाइट की जा रही है कि हम लैंग्वेज को एक सोसाइटी के अंदर यूज करते हैं, और लोग उसके थ्रू अपने काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो लैंग्वेज बोल भी रहे होते हैं। So, if you look at the last definition, language is the set of signals. If you look at the definition number 8, language is the set of signals by which we communicate. This was given in 1991. It is relatively perhaps the simplest definition, क्योंकि इसके अंदर सिंपली वो सेट ऑफ सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। अब ये सेट ऑफ सिग्नल्स अगेन वो रिटन और स्पोकन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, और वो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन का पार्ट खत्म होता है। ये वो सारे रेफरेंसेस हैं, जो बुक्स हैं जो कि आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स आपको स्टडी भी करनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगी। और मैंने अपनी एग्जांपल्स और रेफरेंसेस वगैरह यहाँ से भी लिए हैं। अब मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी कोशिश करूँगी कि दूँ हर टॉपिक से रिलेटेड। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि व्हाट इज लैंग्वेज, हाउ वुड यू डिफाइन इट। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप अपनी डेफिनेशन को या इन बहुत सारी डेफिनेशंस में से एक दो तीन डेफिनेशंस लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि गिव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर रियलाइज्ड इन दीज डेफिनेशंस। आप मुख्तलिफ डेफिनेशंस खुद याद करते हैं जाहिर है, और पेपर में अगर आपसे आ जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको हर डेफिनेशन को अलग-अलग एक्सप्लेन भी करने को कहा जा सकता है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो हो सकता है एक या दो डेफिनेशन दे दी जाए, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वहां पर फिर आपको दो या दो से ज्यादा डेफिनेशंस भी देनी पड़ती है। फिर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर डिफरेंट। ये हमने देख लिया अच्छी तरह से कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होती है। कम्युनिकेशन एक ब्रॉड टर्म है, लैंग्वेज जो है वो एक उसका पार्ट है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन एक बिहेवियर है जो कि हर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है, और उसके लिए वो लैंग्वेज को एज ए कोड यूज करता है। Here ends the presentation. Thank you for watching, and please like, share and subscribe my channel if you like this presentation, and stay tuned for the upcoming lectures. इसके बाद जो हमारा next topic होगा वो हम study करेंगे what are the design features of language. Dr. Sadia Malik signing off. Thank you so much.